स्टडी IQ PCS में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको रोजाना रूबरू हो चुका है कि हम लोग सुबह सुबह 8 बजे एक सेशन लेकर आते हैं जिसको कहा जाता है जनरल साइंस का सेशन। तो जनरल साइंस के सेशन में हम आज से शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जनरल साइंस के सेशन मंडे टू सैटरडे रहेंगे, जिसमें शुरुआत के जो 3 दिन रहेंगे, जैसा कि आपको शेड्यूल में बताया भी गया था कि जो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो होगा वो आपका बायोलॉजी की क्लास होगी जनरल साइंस में। इसके अलावा थर्सडे एंड फ्राइडे केमिस्ट्री आपका फिजिक्स होगा और सैटरडे को केमिस्ट्री की क्लास होती है। तो उसी तरह से आज का जो सेशन है वो भी किसी के लिए है। तो जनरल साइंस का वो पार्ट है जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी के ऊपर जो सेशन आने वाला है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो हम लोग आज जनरल साइंस के उस बायोलॉजी वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको पता है सुबह 9 बजे MCQ का सेशन, 10 बजे UPPSC का सेशन, 12 बजे राजस्थान PSC का सेशन, दिन के 2 बजे जो है आपका ऑल स्टेट जो GS आता है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं सारे PSC में कॉमन, उनको लेकर हम सीरीज बना रहे हैं। इसके अलावा शाम को 4 बजे MPPSC के लिए लक्ष्य सीरीज, शाम को 5 बजे करंट अफेयर्स और रात को 8 बजे जो है बिहार PSC के लिए हमारे सेशन डेडिकेटेड हैं। तो उसी क्रम में आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जनरल साइंस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट है वो है बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी की बात करने वाले हैं आज। बायोलॉजी क्या है, हर तरीके से बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो किसके बारे में है, बायोलॉजी के बारे में है। अब बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान है। तो ये क्या है, तो ये जनरल साइंस की वो शाखा है, मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, लिविंग बींग्स की बात करते हैं, लिविंग एंटाइटिटीज की बात करते हैं। मतलब जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करें उस शाखा को क्या कह दिया जाता है, तो उसको जीव विज्ञान कह दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग बींग्स एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज बायोलॉजी। इसके अलावा हिंदी में क्या परिभाषा हो सकती है जीव विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ें, जीवों का अध्ययन करें, उसको कहा जाता है जीव विज्ञान। तो यहां पर एक आपकी डेफिनेशन आ गई कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडीड। मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें आप जीवों का अध्ययन करेंगे, जीव जो हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उसमें मानव भी आ गए, कई तरह के जानवर भी आ गए, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, जिसमें एल्गे है, शैवाल है, कवक है, फंगाई है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं। तो जहाँ पर भी हम किसकी बात करें, लाइफ की बात करें, उसको क्या कह दिया जाता है, बायोलॉजी कह दिया जाता है। तो हम उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो शब्द दिया गया था बायोलॉजी, वो किसके द्वारा दिया गया, तो 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम है लेमार्क और एक दूसरे हैं ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के नाम पर जो 1801 का समय है, और कौन से जो है आपके लोग हैं, जिनमें एक व्यक्ति हैं लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेविरेनस। इन दोनों ने किस वर्ड को क्रिएट किया या कॉइन किया, मतलब जो बायोलॉजी शब्द है या जीव विज्ञान शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है एग्जाम में। तो आपने क्या समझा, सबसे पहले बायोलॉजी को समझा कि बायो मीन्स क्या होती है, लाइफ होती है। बायो का मतलब लाइफ है, जीवन है, और लॉजस का मतलब है स्टडी। तो जिसके अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करें, जीवों के बारे में अध्ययन करें, लाइफ के बारे में अध्ययन करें, जीवन के बारे में अध्ययन करें, उस सब्जेक्ट को कह दिया जाता है क्या, बायोलॉजी। तो इस बायोलॉजी वर्ड को किसने कॉइन किया, इस जीव विज्ञान शब्द को किसने बनाया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस को इसका क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी जो है उसी को क्या कह रहे हैं आप, जीव विज्ञान कह रहे हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। जब हम जीवन का अध्ययन करें या लिविंग बींग्स का अध्ययन करें, जिनके अंदर वो जीवन है उसका अध्ययन करें, तो उस सब्जेक्ट को क्या कह दिया जाता है, जीव विज्ञान कह दिया जाता है। मतलब जीवों का जो अध्ययन है या जीवों के बारे में जो विशेष ज्ञान है उसी को जीव विज्ञान कहा जाएगा। तो मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द लाइफ, लिविंग बींग्स, लिविंग एंटाइटिटी, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर भी क्या है, 2 तरह की शाखाएं हैं। एक शाखा जो है वो किसके बारे में बात करती है, तो पेड़ पौधों के बारे में बात करती है, वनस्पतियों के बारे में बात करती है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, बॉटनी कह देते हैं। और इस बॉटनी के पीछे थ्रियोफ्रेटस को क्रेडिट दिया जाता है कि थ्रियोफ्रेटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो थ्रियोफ्रेटस जो है, स्टडी ऑफ प्लांट्स की बात करें, पौधों का अध्ययन जो है किसके द्वारा ये किया गया है, तो थ्रियोफ्रेटस को हम लोग मानते हैं कि जो आपके वनस्पति शास्त्र
शास्त्र के या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं या बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थ्रियोफ्रेटस है। इसी तरह से इसकी दूसरी शाखा है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, उसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। जानवर मतलब ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल बताया गया, तो हम भी उसमें आ जाते हैं। तो अगर कंसिडर किया जाए जिसके अंदर हम क्या पढ़ें, जिसके अंदर हम जो है एनिमल्स की स्टडी करें, जानवरों का अध्ययन करें, उसको क्या कह दिया जाता है, जूलॉजी। जैसे कि आप जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो वहां क्या मिलते हैं आपको, अलग अलग जानवर मिलते हैं। तो जूलॉजी का मतलब जो है कि जो जानवरों का अलग अलग वर्गीकरण है। इसमें आगे चलकर हम और भी बहुत सारी ब्रांचेस देखेंगे कि और भी जो हमने लाइफ को अलग अलग तरीकों से बांटा हुआ है, आगे चल के पढ़ाऊंगा। लेकिन बेसिकली बायोलॉजी को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसके अंदर आप पौधों का अध्ययन करें, आप प्लांट्स की स्टडी करें, दैट इज नोन एज बॉटनी, एंड वेयर यू स्टडी अबाउट द एनिमल्स, दैट इज नोन एज जूलॉजी। जिसमें आप जीवों का, ऐसे जानवरों का अध्ययन करें तो वो हो जाता है जंतु विज्ञान। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो है एरिस्टोटल। कौन है इसके फादर, तो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल जिनको अरस्तु कहा जाता है हिंदी में, तो अरस्तु जो है वो कौन है, तो वो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के फादर हैं एरिस्टोटल, और थ्रियोफ्रेटस जो हैं वो बॉटनी के फादर हैं। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर भी कौन है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के भी फादर हैं, साथ साथ जूलॉजी के भी फादर हैं, और थ्रियोफ्रेटस सिर्फ बॉटनी के फादर हैं। तो ये इतनी बात समझने आ रही होगी कि बायो क्या है, तो लाइफ की स्टडी है, उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच बॉटनी है, एक जूलॉजी है, एक वनस्पति विज्ञान है, एक जंतु विज्ञान है। थ्रियोफ्रेटस को हम वनस्पति विज्ञान के जनक कहेंगे, और अरस्तु को, एरिस्टोटल को हम लोग जूलॉजी के फादर कहेंगे। और ओवरऑल बायोलॉजी का अगर आपसे फादर पूछा जाए तो दैट इज एरिस्टोटल। तो अरस्तु ही पूरे जीव विज्ञान के जनक है। दूसरा अगर हम बात करें, इसी में एक और शाखा आती है जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अभी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी का मतलब तो क्या, लाइफ की स्टडी करना, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो वर्ड का यूज कर रहे हैं। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर माइक्रो आप पढ़ेंगे तो 10 to the power -6 को आप माइक्रो कह देते हैं। जैसे मेगा होता है 10 to the power 6, जब 10 to the power -6 की बात होती है तो दैट इज माइक्रो। जैसे कि आपका मिली होता है 10 to the power 3, केजी होता है 10 to the power +3, और मिली होता है 10 to the power -3, नैनो होता है 10 to the power -9। तो ऐसे ही जो माइक्रो है मतलब इतना सूक्ष्म है। तो इसी, जब हम किसी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कह दिया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कह दिया जाता है। इसमें क्या हम लोग स्टडी करते होंगे, हम बैक्टीरिया की जो स्टडी करते होंगे, वायरस की स्टडी करते होंगे, एल्गे की स्टडी करते होंगे, फंगाई की स्टडी करते होंगे, प्रोटोजोआ की बात करते होंगे। इन सारी चीज़ों की जहां बात होती है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही माइक्रो हैं, लेकिन इनमें भी तो लाइफ है। तो बैक्टीरिया जो, जिसको आप क्या कहते हैं, जीवाणु, विषाणु, ये जो एल्गे होते हैं इन्हीं को कहा जाता है शैवाल, फंगाई इनको कहा जाता है कवक। इन सारी चीज़ों का जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको क्या कह दिया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कह दिया जाता है। इसके अलावा इसके फादर कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर याद रखेंगे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। कौन है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा अगर मॉडर्न सेंस में बात करें तो इस पर एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम क्या है, लुई पास्चर। तो उनकी भी बारे में बात कर लेते हैं। लुई पास्चर जो थे, लुई पास्चर के बारे में बात करें तो लुई पास्चर ने बहुत सारी चीज़ों का हमको खोज कर दी है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि जब डॉग बाइट करता है, कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उसको क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। तो उस रेबीज की जो वैक्सीन थी, जो हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, अगर उसके बाद जो है जल से भी डर लगने लगता है, पानी से भी डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो रेबीज की वैक्सीन को किसने डेवलप किया था, तो रेबीज की जो वैक्सीन थी वो लुई पास्चर ने की थी। आप रोजाना दूध पीते हैं, तो दूध जो होता है पैकेट का, जब आप खरीद कर लाएंगे, मिल्क लेकर आएंगे, तो उस पर लिखा रहता है पास्चराइजेशन, पास्चराइज्ड मिल्क। तो वो जो प्रोसेस थी जिसको पास्चराइजेशन कहा जाता है, वो भी किसके द्वारा दिया गया है, लुई पास्चर के द्वारा दिया गया है। लुई पास्चर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि आपका एक तो मैंने क्या बताया आपको, तो लुई पास्चर का सबसे पहली जो चीज है वो है रेबीज की वैक्सीन। जैसे अभी आपको कोविड की वैक्सीन जरूरी हो गई है लगवाना, तो किसी को भी अगर
जैसे रेबीज का खतरा होता है तो रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो वायरस बॉडी में ना फैले। इसके अलावा जो है काफ़ी डेडली डिजीज बताई जाती थी, लेकिन जब इन्होंने ये खोज कर दी तो उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है इस वायरस से। तो रेबीज भी एक वायरस है जिसको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, मतलब जल से डर लगने लगता है, वाटर से डर लगने लगता है। तो उसकी जो वैक्सीन थी किसने डेवलप करी? लुई पास्चर ने करी। दूसरा अगर हम बात करें पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब दूध का जो पास्चराइजेशन जो होता है उसका प्रोसेस भी किसने बताया? लुई पास्चर ने बताया। इसमें क्या किया जाता है? मिल्क को 70-80 डिग्री तक बॉईल किया जाता है। मतलब इससे क्या होगा, जैसे कि जो कच्चा दूध होता है, जो एकदम ताजा दूध होता है, वो खराब हो सकता है जल्दी। तो मिल्क की लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उस मिल्क को पहले बॉईल करते हैं। जब मिल्क को बॉईल किया जाता है, जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा अक्सर ये सबकी आदत होती है कि पहले दूध आता है तो उसको गर्म किया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि जो लुई पास्चर जो मेथड बताया है, आप ऑलरेडी जो है, अब तो ऐसा भी होता है कि जो पैकेट वाला मिल्क है उसको भी लोग बॉईल करते हैं, उसको जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस समझिए कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये बताया कि अब अगर आप मिल्क को 70-80 डिग्री तक बॉईल करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जिस सामान्य टाइम में, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, आपके घरों में गर्मियों के दिन में जैसे अभी आप देखेंगे कुछ खाने का आइटम होगा तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, लेकिन वही चीज अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो खराब नहीं होता है, कुछ समय तक ज्यादा चल जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको 10 दिन बाद भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तो चल जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो रूम टेम्परेचर है, जो सामान्य तापमान होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और धीरे धीरे वो उसको कंज्यूम करने लगते हैं, उसको जो है खराब कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया जिसमें मिल्क को कितने डिग्री, 70-80 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाए और उसको सडनली ठंडा कर दिया जाए। मतलब जो रूम टेम्परेचर है लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको लाया ही ना जाए और उसको 3-4 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा कर दिया जाए। तो क्या होगा कि जो बीच की स्टेज है जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे होते हैं वो होते ही नहीं है उस पर असर। तो लुई पास्चर को जो है इन दो खोजों के लिए बहुत जाना जाता है। दूसरा जो है इन्होंने क्या किया, तो शुगर को ईस्ट की हेल्प से, जो खमीर भी सुना होगा आपने, घरों में यूज भी किया जाता है, तो शुगर को ईस्ट की हेल्प से किस में बदलना? अल्कोहल। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। जो वाइन वगैरह बनाई जाती है उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, हिंदी में इसको किण्वन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? लुई पास्चर की देन है। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को हम कंसीडर करते हैं कि ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। लेकिन मॉडर्न टर्म्स में अगर किसी का नाम आएगा तो आप याद रखेंगे, किसका नाम याद रखना है आपको? लुई पास्चर का याद रखना है। इन्होंने मिल्क के पास्चराइजेशन का प्रोसेस किया, इन्होंने रेबीज के वायरस के लिए वैक्सीन क्रिएट किया, इन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया जिसके थ्रू शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, जो खमीर होता है। जैसे कि आप किसी वाइन जहां पर क्रिएट होती है वहां पर जाकर देखेंगे तो क्या होता है, जैसे ग्रेप से वाइन बनाई जाती है, अंगूर से वाइन बनाई जाती है, तो अंगूर में क्या है, जो उसका मोलास होता है, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फर्मेंट किया जाता है। कई कई दिनों तक उसको बड़े बड़े चैम्बर्स में रखा जाता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है और धीरे धीरे जब वो खराब होती जाती है तो उसके बाद मतलब उसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जो है बताने वाले कौन थे? तो लुई पास्चर। तो इस 3 चीजों के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी एक बुक भी है जिसको कहा जाता है लाइफ बिगेट्स लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये 2 बुक्स भी बहुत फेमस हैं, लाइफ बिगेट्स लाइफ और दूसरी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये हमने किसकी बात कर ली? लुई पास्चर की कर ली। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक सबसे पहले कहे जाते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन मॉडर्न टर्म्स में किसका नाम याद रखेंगे? आधुनिक तौर पर किसका नाम याद रखेंगे? तो लुई पास्चर का नाम याद रखेंगे। तो ये होप आपको चीज समझने आई होगी। तो इस पे आगे देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लुई पास्चर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द माइक्रोबायोलॉजी लाइक वैक्सीन ऑफ रेबीज, पास्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन। तो लुई पास्चर ने क्या किया है? सूक्ष्म जीव विज्ञान में योगदान दिया, जिसमें उदाहरण में अगर हम बात करें रेबीज का टीका बनाया, पास्चराइजेशन बताया और किण्वन का प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या बनाई जाती है? वाइन या शराब बनाई जाती है, जो पहले आपका ट्रेडिशनल मेथड था। वो सारी चीजें बताने वाले कौन थे? तो आपके लुई पास्चर थे, जो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहलाएंगे। ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है?
तो इनका नाम याद रख लीजिए, लुई पास्चर। लुई पास्चर को ये कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, रेबीज का टीका, फर्मेंटेशन, 2 बुक के नाम भी बताए, लाइफ बिगेट्स लाइफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ फादर्स देखते हैं बायोलॉजी से, जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया एरिस्टोटल है, अरस्तु है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम किसका याद रखेंगे? अरस्तु का नाम याद रखेंगे। अरस्तु मतलब एरिस्टोटल का नाम रखेंगे। और साथ साथ ये बायोलॉजी के फादर तो हैं, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के तो हैं, साथ साथ इनको किस में याद रखेंगे आप? जूलॉजी में भी याद रखेंगे, मतलब जंतु विज्ञान में भी इनको याद रखा जाएगा। तो ये जूलॉजी के भी फादर हैं, ये बायोलॉजी के भी फादर हैं, दोनों के फादर हैं। और थ्रियोफेटस बॉटनी के फादर हैं। तो इनका नाम क्या? एरिस्टोटल, अरस्तु। दूसरी अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को याद रखें कि आप लोग जो भी मेडिसिन खाते हैं एलोपैथी वाली, जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन आप लोग, जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, कभी भी आप जाते हैं दिखाते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, जो औषधि के जनक है। जो ये आपकी बोला जाए इंग्लिश मेडिसिन है या एलोपैथी से जो जुड़ा हुआ शब्द है, वो किसका नाम याद आएगा? तो हिप्पोक्रेटस का नाम याद रखेंगे। हिप्पोक्रेटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें और भी नाम आता है, जैसे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ली होगी, तो होम्योपैथी के जो जनक हैं इनका नाम आता है, जिनको क्या कहा जाता है? सैमुअल हैनीमैन। तो हैनीमैन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ होम्योपैथी। इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है, ये याद रख लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु, एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, इसके अलावा फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ बॉटनी थ्रियोफ्रेटस, इसके अलावा हैनीमैन फादर ऑफ होम्योपैथी। इसके अलावा हमारे भारत से भी कई जो है विशेष विभूतियां रहीं, जिन्होंने मेडिसिन जगत में, चिकित्सा जगत में या आपका चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसमें नाम आता है सबसे पहले आचार्य चरक का। आचार्य चरक ने एक चरक संहिता लिखी, जो आयुर्वेद से ही निकली हुई बुक है, और इनको जो है आचार्य चरक माना जाता है हमारे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन में किसका नाम याद रखेंगे आप? भारतीय औषधि के जो जनक हैं इनमें नाम याद रखिए आप चरक का। इन्होंने किताब लिखी चरक संहिता, जो अथर्ववेद से जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आप 4 वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद के बारे में दिया है, और उस आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें चरक संहिता के अंदर दी हैं। किसने लिखी हैं? आचार्य चरक ने लिखी हैं। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो है सुश्रुत हैं, इन्होंने बुक लिखी थी सर्जरी के ऊपर, बुक ऑन सर्जरी। तो आचार्य सुश्रुत को क्या बताया जाता है? इन्होंने एक किताब लिखी जिसको कहा जाता है सुश्रुत संहिता, दैट इज अ बुक ऑन सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी किसके ऊपर? शल्य चिकित्सा के ऊपर। तो ये बात समझने आ रही होगी आपको, किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य सुश्रुत की। तो हमने क्या देख लिया? फादर, सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है। तो जब हम जीवन का अध्ययन करें, हम लाइफ का स्टडी करें, तो वो बायोलॉजी है। इसके अलावा उसकी 2 ब्रांच, बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी में आप एनिमल्स की स्टडी करेंगे, बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। थ्रियोफ्रेटस जो है उसके फादर कंसिडर किए जाएंगे, और आपका जो जूलॉजी है उसके फादर एरिस्टोटल कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा हमने नेक्स्ट जो बात करी वो उसी में हमने जो है माइक्रोबायोलॉजी की बात करी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉग, लुई पास्चर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी, उनकी 2 बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद फादर्स में एरिस्टोटल बायोलॉजी, जूलॉजी, इसके अलावा हैनीमैन जो है होम्योपैथी, हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा आचार्य चरक, चरक संहिता जिनको इंडियन मेडिसिन के फादर कहा जाता है, और दूसरा नाम जो मैंने बताया सुश्रुत संहिता जिन्होंने लिखी, आचार्य सुश्रुत। इनकी जो बुक थी वो किसके ऊपर थी? अ बुक ऑन सर्जरी, जो शल्य चिकित्सा के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। तो ये जो है हमने आज थोड़ा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा है। इसके अलावा हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलने वाला है आपको, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़कर कर सकते हैं। तो इसको एकदम बेसिक से समझेंगे, बहुत ही आसान से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा मेरा अप्रोच है। एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे इस पर अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ताकि आप इसमें से कोई भी जो चीज़ आपने पढ़ी हो उसमें से कोई मार्क्स ना कटे हमारा। तो हमारा यही अप्रोच रहेगा। इस सिलेबस को मैं इस तरीके से बात करेंगे कि सबसे पहले हम जो जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं उनको अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें समझेंगे कि भाई पेलियोबॉटनी क्या कहलाता है। इसके अलावा जैसे कि आप सर्पेंटोलॉजी है, ये शब्द कई तरह के हैं जो हिंदी इंग्लिश में
एक जैसे भी आ जाते हैं, तो उनको दोनों शब्द सीखेंगे। जैसे सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन है, जिसमें हम स्नेक्स की स्टडी करते हैं। हर्पेटोलॉजी क्या है? पेलियोबॉटनी, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, प्लांट फॉसिल्स की, मतलब औषधियों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जैसे लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट भी है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। तो ऐसे हर ब्रांचेस के बारे में अच्छे अच्छे से हम बात करेंगे। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में देखेंगे। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किया जाता है, इसमें टेक्सोनॉमी, विटेकर की भी बात की जाएगी। इसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये सारी चीजें क्या होती हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिका जीव विज्ञान क्या है, साइटोलॉजी क्या है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल से टिश्यूज फॉर्म होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अनुवांशिकी, जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पर भी मैं आगे सेशन लूंगा, जिसमें आपका ग्रेगर मंडल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जूलॉजी, जितने भी हमारे ह्यूमन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेशन सिस्टम, इसी में अगर हम बात करें तो आपका जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे जितने भी सिस्टम है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर वनस्पति विज्ञान, प्लांट किंगडम में भी प्लांट्स की सारी चीजों को, ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है, हर छोटी चीज जो आपने सुनी हो उसको एकदम बहुत ज़्यादा जो है अप्लाइड वे में समझेंगे। मतलब उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो आसपास देखते हैं सिंपल वे में इसको कोशिश करेंगे सारी चीज़ों करने के लिए। इसके अलावा ह्यूमन डिजीज़, मानव के रोग, सारे बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती है, फंगल डिजीज़ क्या होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, जितनी भी चीज़ें हैं, मलेरिया क्या किस तरह की डिजीज़ है, न्यूट्रिशंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। इसी में हम डीएनए, आरएनए वगैरह इनको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो इससे जुड़ी हुई है कि भाई आपका जीन मैपिंग क्या होती है। इसके अलावा कई तरह की जो चीज़ें आज देखने मिल रही हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपका जैसे गोल्डन राइस का नाम सुना है आपने, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है हमारा एकदम उस पर अच्छे से कमांड करेंगे। कई बच्चों के क्वेश्चंस थे क्या सर हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ते रहेंगे, इससे हमारा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, से कई क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज़ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो मेन प्रोसेस का फंडा है वो ये है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप जब उनसे टफ क्वेश्चंस आएंगे तो उन पर आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखा होगा, अगर आप डायरेक्टली पढ़कर चले जाएंगे तो उनके आंसर्स में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए बेसिक से स्टार्ट करने का सेंस यही है कि उस कोई भी टॉपिक अगर हमने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे उस पर अच्छे से कमांड करना और उसके सबसे टफ क्वेश्चंस को भी हम कुछ समय के बाद सॉल्व कर पाएं, इस तरह का अप्रोच हमको रख के पढ़ना है। तो इसलिए जो है उससे घबराना नहीं है कि आपके जो है अगर जिन लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी सेशन में कुछ नया जरूर मिलेगा, लेकिन जिनको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है उसके हिसाब से हमने ये पूरा लेक्चर प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो होप ये चीज कुछ समझने आई होगी। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरा मेल आईडी है। तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।